जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे और 5 महीने के अंतराल में दूसरी बार वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आज शाम 7:20 पर राजभवन जाकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके पहले मुख्यमंत्री आवास पर सत्ता पक्ष के विधायकों की एक बैठक में फैसला किया गया कि हेमंत सोरेन ही एक बार फिर से सत्ता की बागडोर संभालें। चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा पेश किया। चंपई सोरेन सिर्फ 152 दिन झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। 2 फरवरी 2024 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन ने कहा कि महागठबंधन का जो फैसला था उसी के अनुसार मैंने काम किया है। हमारे गठबंधन की बात है। पिछले दिन हम लोग इसी तरह का ये दल के अंदर जो विचार करने का निर्णय होते हैं, जो हम लोग नेतृत्व परिवर्तन किया था, मुझे दायित्व मिला। राजनीतिक घटनाक्रम आप लोग भी जानते हैं, और उसे हेमंत बाबू ने आया और हमारा गठबंधन में फिर से हम लोग निर्णय लिया और हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना और हम अपना जो पद हमने लिया था उसको हमने इस्तीफा दिया। हाँ, जैसे हम लोग का गठबंधन का जो निर्णय है वो निर्णय के अनुसार हम लोग अपना काम किया। सर, आपने नई सरकार का दावा पेश किया। देखिए, हेमंत सोरेन ने कहा कि चंपई जी ने अपनी बात कह दी है, यह गठबंधन का फैसला है। हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने के दावे के साथ महागठबंधन के विधायक दल के विधायकों का समर्थन पत्र भी राज्यपाल को सौंपा है। आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं। तो अब राज्यपाल कभी भी हेमंत सोरेन को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित कर सकते हैं और हो सकता है कि इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक ये न्योता चला जाए हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन 5 दिन पहले 28 जून को ही जेल से रिहा हुए हैं। वे झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि चंपई सोरेन को अपमानित किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कोल्हान के टाइगर को चूहा बना दिया गया। उन्होंने कहा कि परिवार से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री चुनने की बात करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा का असली चेहरा उजागर हो गया है। बाबूलाल मरांडी ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन को फिर से नेता चुने जाने के बाद अपने बयान में कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिबू सोरेन के परिवार से बाहर का आदिवासी केवल काम चलाऊ है। शिबू सोरेन का परिवार जब चाहे उसका उपयोग करेगा और उसे फिर दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि झारखंड में अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं और सितंबर में चुनाव आयोग इसकी घोषणा कर सकता है। तो सितंबर के महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चंपई सोरेन को क्यों हटाया गया। ऐसा भी तो हो सकता था कि हेमंत सोरेन चुनाव अभियान की कमान संभालते अपनी पत्नी के साथ और चंपई सोरेन राजकाज देखते, लेकिन चंपई सोरेन को हटाने से गलत संदेश जाएगा। ऐसा लगेगा कि हेमंत सोरेन बिना सत्ता के नहीं रह सकते। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन पर इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों का, खास करके कांग्रेस का दबाव था कि उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और सत्ता की बागडोर भी उनके ही हाथों में हो, ताकि वे 2019 में जनता से किए गए वादों को पूरा करके चुनाव मैदान में उतरें। ऐसे लोगों का कहना है कि आखिर जनता ने 2019 में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में जनादेश दिया था और झारखंड की जनता के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के और इंडिया अलायंस के एकमात्र और सर्वमान्य नेता हेमंत सोरेन ही हैं। चंपई सोरेन को तो हालात के कारण मुख्यमंत्री बनाया गया था और हेमंत सोरेन ने ही उनको बनाया था, लेकिन अब जबकि हेमंत सोरेन को नियमित जमानत मिल गई है तो उनको स्वतः पद छोड़ देना चाहिए था। तो दोस्तों, आखिर क्या कारण रहे होंगे कि हेमंत सोरेन को चंपई सोरेन को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनने का फैसला लेना पड़ा। तो क्या
चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर खुद गद्दी पर बैठने का उन्होंने जो फैसला किया है वो मास्टर स्ट्रोक साबित होगा चुनाव में या आत्मघाती सिद्ध होगा। इस पर बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ झारखंड के दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, चंदन मिश्रा जी और शंभूनाथ चौधरी जी। दोनों झारखंड के सीनियर पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत जाने माने पत्रकार हैं और कई जगहों पर आप इनको देखते रहते हैं इनके एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ। तो आइए जुड़ते हैं उनसे और बात करते हैं कि क्या हेमंत सोरेन का यह फैसला, झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह फैसला और महागठबंधन इंडिया अलायंस का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या आत्मघाती कदम। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्र हैं। चंदन मिश्र जी और हम साथ में काम कर चुके हैं, हिंदुस्तान अखबार के राजनीतिक संपादक पद से रिटायर हुए हैं, तो उनसे जानते हैं कि आखिर इस फैसले को वे किस तरीके से देखते हैं और यह फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए चुनावी अगर नजरिए से देखें तो कैसा रहने वाला है। आनंद, मुझे लगता है कि ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जब हेमंत सोरेन जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं, उसके बाद से अनुमान लगाया जा रहा था कि कुछ न कुछ यह राजनीतिक उठापटक होगी, कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन इतना जल्दी परिवर्तन होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है कि ये जो परिवर्तन हुआ है राजनीतिक दृष्टिकोण से कई संदेश देकर जाएगा। हेमंत सोरेन जब निकल के जेल से बाहर आए और दो कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। एक बड़े कार्यक्रम में जब वह भोगनाडीह गए तो मुख्यमंत्री के रूप में चंपाई सोरेन को जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उस समय वह सामने नहीं थे और पृष्ठभूमि में खड़े थे, एक तरह से गए बैकडोर पे थे। और उस समय उनका एहसास हुआ होगा कि जब तक सत्ता की बागडोर अपने हाथ में नहीं ली जाए तो संगठन और जो सिस्टम है उस पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है। पहली बात तो यह है कि इस सिस्टम पर नियंत्रण रखने के लिए चंपई सोरेन को हटाना उनके लिए मजबूरी हो गई थी। और चुनाव 3 महीने के बाद हैं और इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ी चुनौती बीजेपी की तरफ से मिलेगी, यह तो तय है। इसलिए उन्होंने चाहा कि समय से पहले संगठन के साथ साथ सरकारी पूरी व्यवस्था, पूरे सिस्टम को अपने नियंत्रण में ले लें और तब चुनाव में मैदान में उतरे। चंपई सोरेन की सरकार थी, क्या ये मतलब उस लाइन पे काम नहीं कर रही थी जिस लाइन पर हेमंत सोरेन चाहते थे? नहीं आनंद, आप एकदम जानिए कि जो सरकार थी वो हेमंत सोरेन की सरकार थी जी। चंपाई वही कर रहे थे जो हेमंत चाह रहे थे, जेल में जाना, उनसे सलाह मशविरा करना और उनके अनुकूल, उनके नीतियों के अनुकूल ही चंपाई सोरेन सरकार चला रहे थे। लेकिन एक सीधी बात है ना कि आप जब कुर्सी में बैठे रहते हैं तो आपका नियंत्रण सभी सिस्टम में रहता है, लेकिन आप कुर्सी से बाहर रहते हैं तो सिर्फ पूरा नियंत्रण आप नहीं कर पाते हैं। अधिकारियों पर आपका जो आदेश चलता है वह आप सिस्टम के अंदर ही जाके कर सकते हैं सर। और अभी चुनाव में ऐसे कई काम होते हैं जब सरकार को हर क्षेत्र में अपना नियंत्रण बना के रखना पड़ता है। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन ने एक बहुत बड़ा फैसला एक लिया है कि रिस्क तो लिया ही है उन्होंने। चंपाई सोरेन को पद से हटाना कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं जाएगा। चंपाई सोरेन वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के और उनको जो आदेश हेमंत सोरेन ने दिया, सबसे संकट भरे दिनों में उन्होंने जो काम किया सरकार का, वो हेमंत सोरेन की ही इच्छा और उनकी नीतियों को आगे बढ़ाया है। जिस ढंग से उनको बाहर सत्ता से किया जा रहा है, तो एक जो कहावत है ना कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे थे बाहर, वो स्थिति बन गई है हेमंत चंपई सोरेन की। और चंपई सोरेन को अंदर से तो अच्छा नहीं लग रहा, उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लगेगा। अब इस जो कहते हैं ना, इस घटना के बाद जो एक कमी महसूस होगी उसकी भरपाई हेमंत सोरेन कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात होगी आगे से। भाजपा ने भी इसको मुद्दा बनाया। उसने कहा है कि सोरेन परिवार आदिवासियों को सिर्फ इस्तेमाल करती है,
अपने फायदे के लिए, लेकिन परिवार से बाहर सोच नहीं पाती है। तो अब भाजपा को एक बैठे-बिठाए एक मुद्दा मिल गया ऐसा लगता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि हेमंत सोरेन जब जेल जा रहे थे तो उन्होंने चंपई सोरेन को इसलिए बनाया था कि वे सबसे विश्वसनीय थे, गुरुजी के भी काफ़ी नज़दीकी सहयोगी रहे थे। तो वे कोई अपनी काबिलियत के दम पर या नेतृत्व क्षमता के दम पर नहीं बने थे, बल्कि उनको एक एक्सीडेंटली उपहार में ये पद मिला था। तो जैसे हेमंत सोरेन लौट कर आए जेल से, तो क्या अगर चंपई सोरेन अगर उस समय ये ऑफ़र कर देते कि आप चूँकि जेल गए थे इसलिए आपने पद मुझे दिया था, अब आप बाहर आ गए हैं तो अब राजपाट आप चलाइए, तो ऐसा करके वो एक ऐसा संदेश देते तो हेमंत सोरेन को आपको नहीं लगता है कि सोचना पड़ता है एक बार उनको बदलने से पहले? ये ऐसा भी तो लग रहा था जैसे 2 दिनों से खबरें आ रही थी कि चंपई सोरेन इन चर्चाओं के बाद कि वो बदले जा सकते हैं, घर में बैठ गए, सारे कार्यक्रम कैंसल कर दिए। तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि चंपई सोरेन को भी सत्ता से थोड़ा मोह हो गया था और सत्ता त्यागने में भी उनको थोड़ा तकलीफ हो रही थी, जैसी खबरें अभी भी आ रही हैं? नहीं, देखिए एक चीज बात है कि कोई भी व्यक्ति जब एक बार सत्ता में बैठता है तो कुर्सी के साथ वो होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर ये जी, कमिटमेंट उनका हेमंत सोरेन के साथ पहले रहता कि मैं जेल से बाहर आऊंगा तो आपको कुर्सी सौंप देनी होगी, तो मुझे लगता है कि इनको कोई गुरेज नहीं होता कि कुर्सी सौंप देते आसानी से। लेकिन आप देखिए कि 2 दिन पहले तक भोगनाडीह का कार्यक्रम में या फिर जो विज्ञापन बड़ा निकला नए कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के नए कानूनों को लेकर, उसमें चंपाई सोरेन की तस्वीर और पूरा का पूरा विज्ञापन आया। अगर कोई चीजें ऐसी थी जिसको चंपाई सोरेन को पहले से समझाया जाता या समझा दिया गया होता कि आपको उसे छोड़नी होगी मेरे आने के बाद, तो ये सारी चीजें वो स्वाभाविक ढंग से लेते। लेकिन उन्हें मुझे लगता है कि अकस्मात बताया गया कि आपको कुछ चीज छोड़नी होगी, इसके लिए मानसिक तौर पर वो तैयार नहीं थे। कोई भी व्यक्ति जब लगता है कि हम आपके आदेश का ही पालन कर रहे हैं और आपने कहा कि अभी आपको कंटिन्यू करना है और अचानक आप उन्हें बोले कि आपको हटना है, तो उसकी नाराजगी स्वाभाविक है, मनुष्य है। और जब सत्ता में कोई आदमी बैठा रहता है तो वो चाहता है कि कम से कम अपना टर्म अपना टेन्योर पूरा करे। तो इतना तो उम्मीद कर ही रहे थे कि अगले 3 महीने तक वो कुर्सी पर रहें और उन्हीं एजेंडा को उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते जो हेमंत सोरेन ने उनके सामने रखा था। तो हो सकता है कि नाराजगी का सबब यही हो। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चंपाई सोरेन पर अभी तक कोई ऐसा गंभीर आरोप नहीं लगा कि उन्होंने कोई सरकार चलाने के क्रम में गड़बड़ी की है। उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक इन्हीं सब कामों को किया है, आगे बढ़ाया है, उन्हीं योजनाओं को लिया है जो हेमंत सोरेन चाहते थे कि ये काम आगे बढ़े। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनके साथ अचानक ये सूचना दी गई होगी कि आपको कुर्सी के छोड़नी होगी और ये शायद चंपाई सोरेन को नागवार गुजरा, इसलिए वो पिछले 24 घंटे से बिल्कुल अलग-थलग पड़े हुए थे। और झामुमो के कम से कम एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो उन्हें लगता होगा कि हेमंत सोरेन को ही नेतृत्व करना चाहिए। उनके लिए तो बात ठीक है, लेकिन यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ऐसे व्यक्ति पर आपने विश्वास किया था जो न सिर्फ आपके बल्कि आपके पिताजी के संवर्ग के राजनीतिज्ञ रहे हुए हैं। जी। और चंपाई सोरेन पर अभी तक कोई ऐसा गंभीर आरोप नहीं लगा है इतने 5 महीनों में कि उन्होंने सत्ता में बैठकर कोई ऐसी बात या कोई ऐसा फैसला लिया हो जो सरकार के चरित्र पर, सरकार के क्रेडिबिलिटी पर कोई धब्बा लगा हो। जी। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को भी सत्ता न लेकर चुनाव के कैंपेन में लगना चाहिए था। तो इसको आप क्या सोचते हैं कि अगर हेमंत सोरेन चंपई सोरेन को कंटिन्यू करते और चुनाव में पूरी ताकत से लगते, तो इसके क्या ज़्यादा अच्छे नतीजे आते या मुख्यमंत्री रहते वे चुनावी कैंपेन में जाएँगे तो उसके ज़्यादा अच्छे नतीजे आएँगे? देखिए आपने कई बातें जो पूछी हैं उसके सवाल भी और जवाब भी आपने उसमें दिया है। अब मैं उसको थोड़ा विस्तारित करता हूँ उस मुद्दे को। चंपई सोरेन को अगर ये होता है आभास कि उन्हें हटना ही है हेमंत सोरेन के आने के बाद, जी। तो
वो पिछले 24 घंटे जिस ढंग से बिहेव अपना दिखाए हैं वो शायद नहीं दिखाते। जी उनको नाराजगी नहीं जी होती, उनको मन में मलाल नहीं होता और मानसिक तौर पर तैयार होते कि नहीं साहब हेमंत जी आ गए हैं, अब गद्दी मुझे सौंप देनी। मुझे जी लगता है कि जब हेमंत सोरेन निकल के आए होंगे और जो प्रारंभिक बातचीत हुई होगी उसमें संकेत या संदेश यही मिला होगा कि आपको कंटिन्यू करना है, कि चुनाव तक और आप बने रहेंगे। शुरुआत में भी ऐसा ही कहा जा रहा था कि चंपई सोरेन बने रहेंगे। शुरू में जब हेमंत सोरेन 28 जून को रिहा हुए थे, तो 29-30 जी जून तक तो यही बातें चल रही थी। अचानक ये 2 जी। दिन से जो चीजें आने लगी हैं, तो इसके पीछे तो एक चीज, कारण क्या देखते जी हैं? मुझे लगता है कि एक जो संदेश मिल के आ रहा है कि दिल्ली की जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की एक्स चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी से जी, इनकी बातचीत हुई। जी, सोनिया गांधी ने उनका कुशल क्षेम पूछा और मुझे लगता है कि कोई ना कोई संदेश वहां से आया होगा कि आपको अब गद्दी संभालनी चाहिए, जी, क्योंकि आप अगर ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे तो संगठन के साथ साथ सरकार भी देखेंगे तो हर कुछ अपने ढंग से नियंत्रित कर पाएंगे। और जी, तब उसके बाद से हेमंत सोरेन अचानक रेस हुए हैं और जब ये राजनीतिक हलकों में ये चर्चा होने लगी कि सत्ता परिवर्तन होगा, तब जी, चंपाई सोरेन की नाराजगी स्वाभाविक थी। जी। और एक मैं तो मानता हूं कि अगर हेमंत सोरेन उन्हें 3 महीने के लिए छोड़ देते जी, तो वो संगठन के काम देखते, चुनाव पर अपना पूरा नियंत्रण रखते, तो इसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। अब भारतीय जनता पार्टी हो या आम जनता हो, जी, उनके बीच में संदेश तो गया ही है कि हेमंत सोरेन या सोरेन परिवार सत्ता से बाहर जी, नहीं रह सकता और इसकी सफाई तो उनको देनी पड़ेगी जनता के बीच में। दूसरी बात जी, यह है कि अभी वो बेल आउट है, जी, कोर्ट ने उनको बरी नहीं किया है आरोपों से जी, और ईडी की कार्रवाई उधर चल ही रही है। तो एक जी, संशय यह भी है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। अगर कोई ऐसा वैसा आदेश उल्टा पुल्टा हो गया तो फिर कहीं जी, संवैधानिक संकट न खड़ा हो जाए, इसका भी डर जी, हमेशा बना हुआ रहेगा अगले 3-4 महीनों तक। जी, और दूसरी बात यह है, आनंद, मैं आपको कहना चाहूंगा कि चंपाई सोरेन का जो अभी तक का जो व्यवहार रहा बतौर मुख्यमंत्री, वो एकदम बिल्कुल पाक साफ रहा। उन्होंने कोई, अब उनके रिश्तेदारों ने कुछ ऐसा किया हो या किसी और उनके कर्मचारी ने किया हो तो वो एक अलग बात है, जिस बात सार्वजनिक अभी तक नहीं आई है। जी, लेकिन चंपाई सोरेन ने अपना जो दिखाना चाहिए डेडिकेशन, जो पार्टी के प्रति, अपने नेता के प्रति, उन्होंने दिखाया। जी, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनके साथ थोड़ा इनजस्टिस हुआ है। पार्टी के किसी न किसी वर्ग में ये बात जरूर फैलेगी, बात आएगी, भले उसे सप्रेस किया जाएगा लेकिन बात यही होगी कि उनके साथ जस्टिस नहीं। जी। एक संभावना ये हो सकती है कि 2019 में हेमंत सोरेन को ही मैंडेट मिला था, वही मुख्यमंत्री का चेहरा थे महागठबंधन की तरफ से और फिर एक बार महागठबंधन को या इंडिया अलायंस जो बन गया उसको चुनाव में जाना है। तो ये कारण ये भी हो सकता है कि 2019 में हेमंत सोरेन जो वादे करके सत्ता में आए थे, इन 2-3 महीनों में उसको कुछ पूरा करें और फिर से एक चुनावी नारे के साथ जाएँ कि हमने जो कहा था उसको किया है। तो एक संभावना ये हो सकती है क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आप ऐसे भी कहें, अगर मुख्यमंत्री नहीं भी रहते वो हेमंत सोरेन, चंपाई जी, सोरेन ही रहते तो इंडिया गठबंधन चंपाई सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़े। ये तो स्वाभाविक बात है, इसको सब लोग समझते हैं इस बात को। जी, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि 2019 और 2024 का जो परिदृश्य है राजनीतिक, वो बिल्कुल अलग है। जी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी सरकार की कुछ गड़बड़ियों के कारण इंडिया गठबंधन को या यूपीए गठबंधन को काफी मौका मिला, जिन्होंने जी, जनता के बीच कुछ ऐसी बातें बताई या फैलाई जी, जिसका असर पड़ा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान पर, और उसे जी, गलती के चलते, इन्हीं गलतियों के चलते मुझे लगता है सत्ता से बाहर होना पड़ा। जी, 2024 में हेमंत सोरेन कटघरे में है। कटघरे में इसलिए कि उन्होंने 5 साल में क्या किया, कौन सा ऐसा काम जी, कर दिया, कितने लोगों को रोजगार दिया, ऐसे काम किए जिससे उनके राज्य की प्रतिष्ठा बड़ी हो। तो ये सारे सवाल अब पूछे जाएंगे उनको, क्यों सत्ता में है। अच्छा, दूसरी बात ये, जब ये लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करते हैं कि हम 5 ट्राइबल थे, तो उसमें ऐसा नहीं है कि इसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका, उसमें जी, भारतीय जनता पार्टी की गड़बड़ियों के चलते भी सीट लूटी है। कम से कम 2 या 3 सीट ऐसी थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती थी।
उसमें इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा योगदान नहीं है। इसलिए 2024 का विधानसभा चुनाव 2019 की तरह नहीं होगा। और हेमंत सोरेन के लिए अगर आप सूची में बैठेंगे तो बहुत बड़ी चुनौती उनको झेलनी होगी। और ये जनता का तो सवाल होगा ही, भारतीय जनता पार्टी उन्हें हर पद पर कटघरे में खड़ा करेगी। जी, हमारे साथ शंभुनाथ चौधरी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं इनको। तो शंभू जी, हम लोग बात यही कर रहे थे कि जिस तरह से अचानक ये फैसला किया गया कि हेमंत सोरेन गद्दी संभालेंगे, चंपई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ेगा, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या होगा इसका? देखिए, जिन्होंने फैसला लिया है वो तो यही मानकर चल रहे हैं कि इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा, लेकिन तत्काल एक मैसेज जो जाएगा वो ये कि भाई आप कुर्सी के प्रति जो है इतनी आसक्ति, इतना मोह जो है, वो इसका जो संदेश जाएगा वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नहीं जाएगा तत्काल। अब है कि अभी 3-4 महीनों का वक्त है और बहुत तेजी से जनता जो है बहुत सारी चीजें जो है बहुत तेजी से भूलती भी है। अब किस तरीके का नैरेटिव ये गढ़ते हैं आगे, इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि चुनाव में अभी कम से कम 3 महीने की देर है। अब ये है कि बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि इस नैरेटिव को वो किस उतनी देर तक जीवित रख पाती है कि नहीं रख पाती है। कि हेमंत सोरेन ने जो है वो, हालांकि आज से ही उसने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है कि एक आदिवासी नेता को आत्मसमर्पण करना पड़ा, टाइगर जो है वो चूहा बन गया। लेकिन इसके बावजूद मैं एक बात ये कहूंगा कि बीजेपी के पास अभी तक तो ऐसी कोई रणनीति मुझे नहीं दिखती। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा आए हैं और बहुत सारी चीजें, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी आप देखेंगे कि जिन मुद्दों पर इन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की या चुनाव लड़े, तो अपेक्षित सफलता तो नहीं मिली। भले 9 सीटें जीत गए, लेकिन भाई पुराना परिणाम तो अब दोहरा नहीं पाए। और मुझे लगता है कि आदिवासी लीडरशिप, मान्य आदिवासी लीडरशिप जो है बीजेपी में, अभी भी बड़े बड़े कद के नेता जरूर हैं, बाबूलाल मरांडी है, अर्जुन मुंडा है, कहने को बहुत सारे नेता हैं, लेकिन ऐसा कोई नेता जो प्रभाव छोड़ सके आदिवासी मानस पे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो इस हिसाब से हेमंत सोरेन मुझे 20 लगते हैं। हेमंत सोरेन के साथ एक और बात है कि अब कल्पना सोरेन के रूप में एक ऐसी सहभागी जो है, कह लीजिए राजनीतिक सहभागी तो थी ही उनकी, वो सहचरी है, सहभागी है, जो भी कह लीजिए, लेकिन राजनीतिक मोर्चे को संभालने वाली कल्पना सोरेन, अब वो एक अर्बन फेस भी है। आप देखिए कि कल्पना सोरेन को पूरे राज्य में सुना जाता है। कम से कम मैं ये देखता हूँ कि बल्कि हेमंत सोरेन के भाषणों को लोगों को मैंने ऐसे सुनते हुए नहीं देखा जैसे कल्पना सोरेन को लोग सुनते हैं। उसके पीछे चाहे जो भी वजह जो भी रही हो, लेकिन कल्पना सोरेन को आज की तारीख में लोग गौर से सुन रहे हैं और मुझे लगता है कि कुछ अर्बन सीटों पे वो प्रभाव डालेंगी, उनका जो है वो ये असर पड़ेगा। तो यही हालात मुझे लग रहे हैं। और ये जरूर है कि अब चंपई सोरेन जो है नाराज होकर, अगर नाराज भी होते हैं, देखिए रंज तो होता ही है, कुर्सी जाने का जो है बहुत आसानी से कोई भी आदमी ऐसे समर्पण नहीं करेगा कि 2014-15 में हम लोग जीतन राम मांझी की कहानी देख चुके हैं बिहार में, जो कितनी हिल हुज्जत करनी पड़ी थी नीतीश कुमार को वापस कुर्सी लेने के लिए। कम से कम हेमंत सोरेन इस मामले में खुशकिस्मत है, क्योंकि इसके पीछे की वजह ये भी है कि चंपई सोरेन जो है वो लगातार जो है पहले खुद को हेमंत पार्ट 2 बताते रहे, और इन दिनों जब वो उन्होंने थोड़ा एक तेवर अख्तियार करना शुरू किया था और लगा था कि हाँ चंपई सोरेन की एक अपनी छवि बन रही है, खासतौर पे कैबिनेट के जो फैसले हुए, 2-3-4 बड़े जो फैसले हुए, उसका श्रेय जो है चंपई सोरेन को जब जाता दिखा, तो लगा हेमंत सोरेन के कि अगर इस तरीके से आगे बढ़ के बैटिंग करते रहेंगे तो मुश्किल हो सकती है, कि बाद में चुनौती मिल सकती है। भले ही तो अभी सही वक्त है कि उनको तख्त जो है ये वापस ले लिया जाए। मेरी समझ तो यही है। एक चुनौती के रूप में उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। हालांकि चंपई सोरेन का जो अपना राजनीतिक कद है, वो कभी उतने बड़े कद के नेता नहीं रहे, 4-5 बार से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन उड़ान में भी उनका उतना प्रभाव नहीं है एक नेता के तौर पर कि अपने अगल बगल की 2-4 सीटें जिता ले। लेकिन आपने कहा जिस तरह से मुख्यमंत्री के रूप में फैसले ले रहे थे, लोकप्रिय फैसले ले रहे थे, तो
कहीं न कहीं एक ये था कि एक बड़ा कॉम्पिटिटर पैदा हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि चंपई सोरेन को ये पद काबिलियत पर नहीं मिला था, अनुकंपा पर ही मिला था। बिल्कुल। तो अब इसके जो भी फैसले हों, हम लोग क्योंकि शहरों में रहते हैं, शहरी आबादी, और भारतीय जनता पार्टी इसको ये बना रही है कि ये अन्याय हुआ है। लेकिन मुझे कुछ लोगों से बात हुई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि अगर आप कहीं घर से बाहर जाते हैं और किसी को कुछ सामान रखने को दे के जाते हैं, तो लौटने पर उस आदमी का भी कर्तव्य है कि आपको कहे कि भाई आपने जो सामान रखा था वो अपना ले लीजिए। तो चंपई सोरेन जी को भी कम से कम ये ऑफर तो अपनी तरफ से करना चाहिए था। चंदन भैया से पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय तक आपने देखा है, काफी नजदीक से देखा है, इसका भारतीय जनता पार्टी लाभ उठाने का मौका तो अभी जैसा आपने देखा शुरू कर चुकी है, लेकिन झारखंड की जमीनी हकीकत क्या भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है? 2019 में जिस तरह से बीजेपी का सफाया हो जाए करते, क्या वो परिस्थितियां फिर बन रही है कि भाजपा सत्ता में आने का जो मौका है वो तलाश करती है, खास करके आदिवासी सीटों पर? क्योंकि आदिवासी अभी पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में लग रहा है कि अलग हो गए हैं, और तीर धनुष का सिंबल अभी भी लोगों के जहन में आदिवासी इलाके। आपको क्या लगता है? बस देखिए आनंद, हमें लगता है कि 2019 का चुनाव थोड़ा एक्सेप्शन था, इसलिए कि उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो फैसला लिया था सीएमटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन को लेकर, यह आत्मघाती साबित हुआ। अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया अपने विधायकों की ही सुन लेते और उस मसले पर कोई छेड़छाड़ नहीं होती, तो एक नैरेटिव जो पूरे राज्य में फैलाया गया था कि भाजपा सरकार आदिवासियों की जमीन छीन ले रही है, ले लेगी, इसे कानून बदल रही है, और ये बहुत तेजी से फैलती है बातें, और ये फैला के अपोजिशन ने इसका लाभ लिया। दूसरी बात, 1932 के खतियान वाले मसले पर जब 85 का डेडलाइन किया गया, तो इसको भी हेमंत सोरेन ने और शिबू सोरेन ने इवन के चारों तरफ कहा कि हम 32 से नीचे नहीं जाएंगे। 32 का क्या हक हुआ, ये हेमंत सोरेन ने भी देख लिया अपनी सरकार में। इसलिए ये तो ये बातें हैं। दूसरी, मुझे लगता है कि चेहरे की बात अब रही नहीं, यहाँ पे जनता के बीच में आप क्या नैरेटिव लेके जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी में ठीक है, बड़े नेता हैं, आदिवासियों के चेहरे बड़े हैं, बाबूलाल मांझी हैं, अर्जुन मुंडा हो सकता है, कई नेता लड़ेंगे इस बार भी, लेकिन ये 2019 का रिपीटेशन नहीं होगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। इसलिए कि 28 सीटों में से 2 सीटें जीतने की बात नहीं है। अब तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी इतना जरूर है, हैसियत रखती है कि कम से कम 7, 8, 10 सीटें वो जीत सकती है, अगर इनका काम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से निकल कर मुख्यालय से जिला और मंडल स्तर पर जाए। देखिए, जिताने के लिए कार्यकर्ता ही होते हैं काफी। अगर कार्यकर्ताओं को आपने ऊर्जान्वित किया, और जो टिकट बंटवारे में आप आयातित लोगों को टिकट नहीं देंगे, जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं या विधायक रह चुके हैं उनको टिकट देंगे, तो इसका लाभ मिलता है। हेमंत सोरेन का नेतृत्व या कांग्रेस के नेतृत्व से चुनाव पिछली बार इन्होंने नहीं जीता, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जीतने में इनको काफी मदद मिली। सुदेश महतो के साथ सीटों का बंटवारा नहीं होना, सरयू राय जी, कई ऐसे लोगों को टिकट देना जो कांग्रेस से लाए गए, और अति आत्मविश्वास में डूबी सरकार है ना, उसका असर पड़ा इस चुनाव में, और उसका लाभ हेमंत सोरेन ले गए। लेकिन इस बार जो है उनको जवाब देना पड़ेगा जनता के बीच में। और भारतीय जनता पार्टी अगर आक्रामक ढंग से चुनाव लड़ेगी कि 5 सालों में आपने घोटाले के अलावा क्या क्या किया है, वो तो ये जवाब देते अगर बन जाएगा और उस जवाब से जनता खुश हो जाएगी, तब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को गद्दी पर बैठा देगी। और अगर ऐसा नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, घेर पाई इनको बढ़िया से, तो जमीन में बहुत संकट खड़ा होगा, ये तो तय है। और मैं एक चीज और, मेरा असेसमेंट है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तो अपना परफॉर्मेंस बढ़िया कर भी ले, कांग्रेस को इस बार बहुत संकट होगा। तो ये जो अभी चंदन भाई ने जो बात कही कि बीजेपी के लिए इस बार हालात 2019 से बेहतर है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी 2019 में जो जमीन बहुत अच्छी थी, इस बार उतनी अच्छी नहीं है, खास करके कांग्रेस के लिए तो बहुत दिक्कत है।
आपका क्या आकलन है? नहीं, मुझे तो लगता है कि देखिए जेएमएम का, मैं इस बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस में कोई ऐसा तेवर दिख नहीं रहा है। ये सही बात है कि कांग्रेस की ओर से, लेकिन जेएमएम की बात करें तो जेएमएम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे मुझे आज भी जो है वो प्रभावित दिखती है। ठीक है, ये बात है कि काम किया है, बहुत सारी चीजों का जवाब देना पड़ता है, लेकिन क्या जनता जो है उन बातों से प्रभावित होकर वोट डालती है? मुझे लगता है कि जो आदिवासियों के भावनात्मक मुद्दे हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से जेएमएम ने टच किया है। दूसरी बात क्या है कि आप देखेंगे कि जो लोक लुभावन फैसले इन्होंने लिए हैं, अभी चुनाव के समय जो है, उससे 40% वोटरों की आबादी ये कवर कर रहे हैं, कम से कम। चाहे 200 यूनिट फ्री बिजली हो, चाहे 21 से लेकर 50 साल की महिलाओं तक को 1000 रुपए आर्थिक सहायता देनी हो, या 50 साल की उम्र तक के लोगों को पेंशन के दायरे में लाने की योजना हो, या फिर 1932 वाली ही बात है कि ठीक है, नैरेटिव आप किस तरीके से बात को प्रचारित करते हैं, ये बात सारे लोग जानते हैं कि 1932 का जो फैसला है वो आसानी से टिकने वाला नहीं है। इसको बाबूलाल मरांडी के समय ही ये खारिज हो चुकी है बात। बाबूलाल मरांडी ने फैसला लिया तो पहला खारिज हो चुकी है। इस बात को बाबूलाल भी समझते हैं, इस बात को हेमंत सोरेन भी समझते हैं, और ये दूर की कौड़ी है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देते हैं और 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कहते हैं, तो ये दूर की कौड़ी है। लेकिन वोटरों के दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है। वोटरों को तो आप क्या 1932 का नारा आप लगाते रहिए, तो वोटरों को आप कैसे प्रभावित करते हैं? अच्छा, बाबूलाल जी जो है वो, इनके सामने दिक्कत क्या है बीजेपी के सामने कि 1932 का सीधे तौर पर विरोध भी नहीं कर सकते, ये कह भी नहीं सकते कि 1985 वाला मामला जो है वो बिल्कुल सही था, रघुवर दास ने जो पॉलिसी बनाई थी वो बिल्कुल सही था। बीजेपी क्या इससे आज डट कर खड़े रहने के की हैसियत में है? वो कह सकती है कि बाबूलाल रघुवर दास ने जो पॉलिसी बनाई थी वही पॉलिसी चलनी चाहिए? नहीं कर सकती है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में बीजेपी ये नैरेटिव अगर लेके जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी वो बात। तो बीजेपी के सामने कहाँ स्पष्ट पॉलिसी है? दूसरी बात है कि सरना धर्म का जो इशू है, सरना धर्म कोड का जो मामला है, इस पे बीजेपी का क्लियर स्टैंड आज तक नहीं है। और देखिए इसको बहुत सिलसिलेवार ढंग से ये लोग उठा रहे हैं। जोबा मांझी ने कल संसद में मामला उठाया और राहुल गांधी का किक चल गए। तो आदिवासियों का जो भावनात्मक मुद्दे हैं उसको ये टच कर रहे हैं। बीजेपी का साफ तौर पर न विरोध करती है, न उसके पक्ष में खड़ा होती है। तो और ये इसको बड़ा इशू बनाने जा रहा है। क्या जवाब होगा बीजेपी के पास? तो चुनाव केवल काम के आधार पर नहीं लड़ा जाता है, ये बात भी है। सही है कि अगर हेमंत सोरेन की सरकार का कामकाज देखेंगे तो हो सकता है कि इनके पास गिनाने को उपलब्ध, रोजगार के मोर्चे पे बुरी तरह फेल रही है सरकार, है ना, तमाम परीक्षाएं जो है वो। लेकिन इससे पहले भी सरकारें जो है, रघुवर दास की सरकार ने भी रोजगार के मोर्चे पे कोई खास काम नहीं किया। उसने जरूर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल काम किए, कुछ मेडिकल कॉलेज बनाए और बहुत सारी चीजें जो है ये की, ये अलग चीज है। और उनका जो एरोगेंस था वो सबसे हार की वजह थी बीजेपी की, ये सारे लोग मानते हैं, बीजेपी के लोग भी मानते हैं। तो मुझे ये लगता है कि चुनाव जो है इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन अपने मुद्दों को कितनी मजबूती के साथ, कौन अपने नैरेटिव को कैसे लेकर जाता है। अगर ये आदिवासियों को और असल ये बात तो तय है कि जो आदिवासियों के लिए 28 सीटें हैं, अगर उस पे बीजेपी लड़ाई में वापस नहीं लौटती और पिछली बार जैसी स्थिति बनती है या मान लीजिए उससे थोड़ी बेहतर भी होती है, तब भी मुश्किल होगी उसके लिए। दूसरी बात, चंदन भैया कह रहे थे कि आजसू से गठबंधन नहीं हुआ था। अब आजसू के सामने एक बड़ी चुनौती है। हम सभी लोग जानते हैं कि जयराम महतो नाम का लीडर जो है वो उभर चुका है, जिसका जो उसके आदिवासी के कोर वोटर है उस पर उसका ठीक ठाक असर पड़ा है। और उसने भी तैयारी की है 50 सीटों के आसपास लड़ने के लिए। तो ये बात भी जो है वो अब आजसू कितना जो है वो कारगर साबित होगी, या आजसू के साथ गठबंधन जो है, मुझे तो लगता है कि चुनौती उनके सामने, आजसू सुप्रीमो के सामने अपनी सीट बचाने को लेकर के है। सुदेश महतो अपनी सीट बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि देवेंद्रनाथ महतो ने जिस हिसाब से वोट लाया है रांची में, तो उनकी कई सीटों पर जो है वो चुनौती पैदा हो गई है। हजारीबाग, गिरिडीह और ये इन 3 सीटों पे तो इनका प्रदर्शन जो है वो बहुत अच्छा रहा एक नई पार्टी का जो है। तो आजसू के सामने मुश्किल ये है। तो आजसू के साथ इनका गठबंधन जो है, हाँ हो सकता है कि ये जयराम महतो को अपने पक्ष में ले आए, बीजेपी ले आए, या क्या है, क्या हो सकता है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। चंदन भैया जब पूछते हैं सुदेश, कहीं मैंने पढ़ा कि सुदेश महतो इस बार हो सकता है कि सीट बदल ले, बाघमारा जाने की बात हो रही है उनकी, ऐसा कहीं सोशल मीडिया में चल रहा था। हकीकत क्या है तो अभी कोई जानता नहीं है।
लेकिन क्या जयराम महतो के आने के कारण ही आजसू को जो मिनिस्टीरियल बर्थ मिलना था मोदी गवर्नमेंट में उसको नहीं मिला? क्योंकि ऐसे ऐसे दलों को मोदी सरकार में मंत्री पद दिया गया जिसके एक भी सांसद जीत के नहीं आए लोकसभा में, लेकिन उनको मंत्री बनाया गया, आजसू को मंत्री नहीं बनाया गया। तो इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? इसके पीछे क्या कोई जयराम महतो फैक्टर है? और आने वाले चुनाव में जिस तरह से आजसू के प्रभाव क्षेत्रों में जयराम महतो ने सेंध लगाई है, भाजपा का आजसू के साथ अगर तालमेल होता भी है तो कितना कारगर सिद्ध होगा, क्या लगता है? नहीं, बात तो सही कहा आपने कि इस बार चंद्र प्रकाश चौधरी से मन को उम्मीद थी या आजसू को उम्मीद रही होगी कि हमारे सांसद को मंत्री पद मिल जाता है तो अच्छा रहता, अच्छा संदेश जाता है पूरे झारखंड में। हम लोग ये भी उम्मीद कर रहे थे कि उनको ना मिला तो विद्युत वर्ण महतो को मिल जाता है। तो एक जो महतो कुर्मी समुदाय है इनके बीच में संदेश जाता है कि चलो साहब इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली। और संजय सेठ जी को जगह दी गई है, उसका इतना लाभ नहीं मिलने वाला है, उससे ज्यादा लाभ उसमें मिल सकता था, एक अनुमान लगाया जा रहा। लेकिन मैं थोड़ा इस बात को अलग ढंग से कहना चाहूंगा कि गिरिडीह में जब चुनाव हो रहा था तो तीनों महतो कैंडिडेट थे। जयराम महतो चुनौती दे रहे थे दोनों को, मथुरा महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी को भी। चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत हासिल किया और अच्छे मैंने ठीक ठाक मार्जिन रहा उनका, जो भी मार्जिन। देखिए देवेंद्र महतो के बारे में संधू जी ने कहा कि रांची में उनको अच्छे खासे वोट मिले, इतना वोट तो रामपाल चौधरी को भी रिबेल होने के बाद नहीं मिले। हाँ, लेकिन अब संकट यह है कि विधानसभा चुनाव में जितनी ऊर्जा और जितना धन चाहिए ये जयराम महतो की पार्टी के पास है या नहीं। अब सूचना तो यह है कि इनको बड़े बड़े लोग पुष्पित पल्लवित करने के लिए है ना धन दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। इसमें हो सकता है सत्ताधारी दल भी हो कि भाई लोग जितना ताकतवर बनेंगे आजसू या भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करेंगे। ये भी एस्पेक्ट देखा जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो शोध का विषय हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इसके प्रति क्या रूप रहेगा ये तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आजसू के साथ गठबंधन रहेगा ही, चाहे 10-12 सीटों का रहे। और जयराम महतो सब जगह फैक्टर काम करेगा। मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत प्रभावी हो पाएंगे, है ना। इनके साथ क्या है, आंदोलन का रास्ता है कि 1932 का खतियान भाषा रोजगार 32 का खतियान का हर तो सब लोगों ने देख लिया। और इनके खुद के लोगों ने, जयराम महतो के लोगों ने कहा है कि जिस आंदोलन को लेकर जयराम महतो यहाँ तक खड़े हुए, उनको आंदोलन को मजबूत करने के बजाय खुद को चमकाने में लगे हैं। तो ये तो उनके खिलाफ गया एक बात। और विधानसभा आते आते तो मुझे लगता है कि अभी पानी बहुत बहेगा सोनरेखा नदी में, है ना। और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेटजी है, अगर उसको सरजमी पर ला पाई तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वो अपर हैंड में रहेगी। और 28 सीट जो शेड्यूल ट्राइब के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ भी अच्छे खासे से बन रही है। तो बस आज का जो घटनाक्रम है उस पर आप अपनी टिप्पणी दे दें, उसके बाद शंभू जी से टिप्पणी लेकर बात हम लोग खत्म करेंगे आज का। वही हम लोगों ने आरंभ में जो बातचीत शुरू की थी कि अभी चंपाई सोरेन को गद्दी से हटा के हेमंत सोरेन ने भले गद्दी वापस ले ली हो, लेकिन एक तो चारों तरफ संदेश गया है कि चंपाई अभी कुर्सी के संरक्षक बनकर खड़े थे और वही काम कर रहे थे जो हेमंत सोरेन कह रहे थे। उन्होंने कोई 5 महीनों में कोई दोष पाप या कोई अपराध नहीं किया बतौर मुख्यमंत्री, तो उनको कंटिन्यू करते। और हेमंत सोरेन अगर चुनावी मोर्चा पे लीड लेते तो मुझे लगता है कि भारतीय झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्यादा फायदा होता है। जी शंभू जी। हाँ, और मुझे लग रहा है कि इसमें मुश्किल ये थी कि अगर चंपाई सोरेन सीएम के पद पे बने रहते और जेएमएम को सफलता मिलती चुनाव में, तब भी जो है वो मुश्किल होती कि हेमंत सोरेन जो है वापस मुख्यमंत्री बने चुनाव के बाद, क्योंकि क्रेडिट जो है वो एक हद तक चंपाई सोरेन के पास भी जाता। तो मुश्किल ये थी, इनके सामने भी धर्म संकट था कि भाई अगर वापस ले कि नहीं ले। हालांकि मेरा मानना
चुनाव में सफल होते तो एक दावेदार भी बन जाते मुख्यमंत्री। हाँ बिल्कुल। और मुझे मुझे ये लगता है कि मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना था, और मैं आज भी कल तक यकीन नहीं कर पा रहा था कि क्या वाकई हेमंत सोरेन ऐसा फैसला लेने वाले हैं। लेकिन जब ये फैसला हो चुका है तो उसके पीछे का लॉजिक जब समझने की कोशिश करता हूँ तो यही लगता है कि भाई चुनाव के बाद भी जो है वो चंपई सोरेन जो है चुनौती हो सकते थे। इस वजह से ये फैसला लिया कि भाई चुनाव से पहले जो है कि ताकि एक मैसेज जाए कि नहीं भाई गठबंधन के स्वाभाविक तौर पे मुखिया जो है या सीएम की कुर्सी जो है वो हेमंत सोरेन की भी है, उनको सौंप कर गए थे और वापस आके उन्होंने कुर्सी ले ली है। तो और लेकिन ये है कि टाइगर का आसानी से समर्पण जो है, ठीक बात है कि भले उनका प्रभाव क्षेत्र जो है वो पूरा राज्य भले न रहे, लेकिन ये आसानी से समर्पण जो है वो बहुत पचने वाला भी नहीं लग रहा है। अब देखिए आगे आगे क्या होता है, आगे के दिनों में राजनीति जो है वो बदलेगी और नैरेटिव किस तरीके का मैसेज जाता है ये अगले कुछ दिनों में स्पष्ट हो पाएगा। मुझे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मुझे बात है चंपाई सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा में ऐसे कोई नेता अभी नहीं है, लोबिन को छोड़ दीजिए तो कोई बागी नेचर के हैं जो पुराने नेता हैं। स्टीफन मरांडी भी कई बार इग्नोर किए गए, कॉर्नर किए गए, उसके बावजूद उन्होंने हेमंत सोरेन को अपना नेता माने, बाकी लोग तो माने ही माने हैं। और चंपाई सोरेन जो है सीपी सोरेन के एकदम बिल्कुल अनन्य भक्त हैं। ऐसा आज तक एग्रेशन में नहीं दिखाया कि वह हेमंत या सीपी सोरेन के खिलाफ कोई बात कही हो। इसलिए अगर वो रहते भी तो भी हेमंत सोरेन को कोई हानि नहीं पहुंचाते, और नहीं है तो भी नहीं हानि पहुंचाएंगे। इसलिए वो लोग बिल्कुल एकदम निरपेक्ष भाव से सीधे साधे राजनीतिज्ञ हैं, इनको बहुत किया पांचा करना नहीं आता। अगर ऐसा होता तो अब तक उठापटक शुरू हो चुकी है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि चंपई सोरेन को अगर बनाए भी रखा जाता तो कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता, लेकिन एक जो संदेश आ रहा है उनको हटाने से कि हेमंत सोरेन को किसी तरह से कुर्सी पे आने की जो थी वो जल्दी थी। और इसका कारण जैसा आपने बताया चंदन भैया ने कि शायद उनको कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई संदेश था, ऐसा कोई दबाव था जिसके कारण ये फैसला लिया गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर किसी अगले वीडियो में किसी अगले विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।